हेलो स्टूडेंट्स, आज कार्बोक्सिलिक एसिड का नेक्स्ट जो पार्ट है वो करेंगे, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में नेक्स्ट जो प्रेपरेशन है वो है फ्रॉम नाइट्राइल्स। अगर हम नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएं विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नर्स रिएजेंट, विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नर्स रीजन, ग्रिग्नर्स रीजेंट की हमने हेल्प लेके जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना। कल हमने ऑल दो ये वाला मेथड किया है, एक बार मैं इसको दोबारा रिकैप्चुलेट करवा दूं। देखिए, हमने यहाँ पे नाइट्राइल में ग्रिग्नर्स रीजन ऐड किया, नाइट्राइल में हमने ग्रिग्नर्स रीजन ऐड किया है, तो ड्राई ईथर की हेल्प के साथ हमने फर्दर रिएक्शन करनी। देखिए क्या इस रिएक्शन में है, अगर हम यहाँ पे MgBr और ये आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, देन द प्रोडक्ट जो हमारे पास आने हैं वो इस तरह से आएंगे। इसमें आपने 2 मोल्स वाटर के डालने हैं। फाइन, तो किस तरह से आगे ये देखो MgBr और ये आ गया R। अब इसमें हाइड्रोक्सल पार्ट और यहाँ पे अमोनिया बनेगा और एक ऑक्सीजन, क्योंकि 2 मोल्स ऑफ वाटर है तो ये क्या आ जाएगा 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। देखिए 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन क्या आ जाएंगे यहाँ पे आ गया हमारे पास कीटोन और साथ में हमारे पास आ गया अमोनिया और मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्सल पार्ट लगा और ब्रोमो लगा। अब ये बन गया कीटोन। अब कीटोन की किस तरह से रिएक्शन करनी, देखो ये कीटोन कोई भी हो सकता है। कैसे, अगर हम ये वाला कीटोन जो है वो इस तरह से लें, अगर हमारे पास ये वाला कीटोन है, सपोज करिए अनसिमेट्रिकल कीटोन है, आपको पता है 2 तरह के कीटोन्स हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। ये कार्बोनाइल कार्बन के अराउंड अगर इक्वल कार्बन हैं तो वो सिमेट्रिकल कीटोन है, अगर अनइक्वल है तो ये अनसिमेट्रिकल कीटोन्स है। अब आपने करना क्या है, जैसे हम आइडोफॉर्म टेस्ट करते हैं सेम उसी तरह से आपने चलना है। हमने ये रीजेंट डालना है, हाइपोहेलाइड्स डालने हैं। देखिए मैंने आपको ये पहले भी बताया कि ये आइडोफॉर्म रिएक्शन का ही पार्ट है। किस तरह से, देखिए ये वाला पोर्शन आप ब्रेक डाउन करिए सेम आइडोफॉर्म रिएक्शन की तरह, क्या आ जाएगा हमारे पास ये CH3 CH2 डबल बॉन्ड और ये हमारे पास ONA, ये बन गया एसिडिक पोर्शन। और इधर आपने क्या करना है, ये बन गया हमारे पास आइडोफॉर्म के ये येलो PPTs आ जाएंगे, दिस इज येलो PPT। तो ये तो बन गया हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे प्रोपियोनिक एसिड है, यहाँ प्रोपेनोइक एसिड है। अब इसमें आपने क्या करना है, इसको फर्दर रिएक्ट करवा देना है हमने HCl के साथ। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जो ये वाला पोर्शन है सोडियम का, ये क्लोराइड के साथ लग जाएगा और ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा प्लस NaCl। तो इस तरह से आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना। देखो हमने शुरुआत किया नाइट्राइल से, जब हमने नाइट्राइल की रिएक्शन की ग्रिग्नार्ड्स के साथ तो बना कीटोन को हमने क्या किया, ये देखिए ये एल्काइल कीटोन्स रहते हैं, ये हमारे पास सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी। इसको हमने हाइपोहेलाइड्स के साथ रिएक्ट करवाया, उसके बाद ये बन गया हमारे पास सोडियम सॉल्ट और फिर हमने HCl के साथ रिएक्ट करवा के क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। तो इस तरह से आप नाइट्राइल से जो है वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन की, वो बड़ी मज़ेदार रिएक्शन है। वो कैसे, क्योंकि साइड चेन की रिएक्शन है वो, देखिए कैसे यहाँ पे जो रिएक्शन करने लगे हैं वो, जिसमें न्यूक्लियस जो है वो इंटैक्ट रहेगा, देखिए किस तरह से
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है ये। फ्रॉम साइड चेन ऑफ एल्काइल, एल्काइल की साइड चेन कैसे? अब हम यहाँ पे टॉलीन लेने लगे हैं। दिस इज टॉलीन, टॉलीन की ऑक्सीडेशन करवाइए, टॉलीन की ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मैं आपको बताऊंगा ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का क्या रोल है। ये एल्कलाइन मीडियम, और यहाँ पे एल्कलाइन नेचर क्या हो, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा क्या? मैं आपको एक बिल्कुल स्पष्ट सी बात बताता हूँ। जितने भी कार्बन्स हैं किसके ऊपर, फिनाइल रिंग के ऊपर, आप उसके नंबर्स को मत देखिए, आप डायरेक्टली उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करवा दीजिए। मतलब यहाँ पे टॉलीन जो है वो किस में बदल जाएगा, बेंजोइक एसिड के। दिस इज टॉलीन, दिस इज बेंजोइक एसिड। अब होता क्या है देखो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये इसको पीपीटी में कन्वर्ट कर देता है। ये डालना बड़ा असेंशियल है, नहीं तो प्रोडक्ट कुछ और बन सकता है। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट और बन सकता है, आपने याद रखना है। अब एक और रिएक्शन हम करेंगे, चेक करिए। इरिस्पेक्टिव ऑफ द कार्बन चेन की लेंथ के, हम अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाएं, ये रिएक्शन जो है वो कार्बन चेन की लेंथ के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। फिर भी रीजन्स हमने सेम डाले हैं। ये एल्केलाइन, पोटाशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो हमने इसकी लेंथ को नहीं देखना, डायरेक्टली आपने इसको क्या बना देना, इट इज बेंजोइक एसिड। वट एवर बी द लेंथ ऑफ, मैं बार बार बता रहा हूं, जितनी भी लेंथ होगी इसकी अल्काइल पार्ट की हमने नहीं देखना। इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वो इंटैक्ट रहेगा। ये याद रखना आपने, न्यूक्लियस रिमेन इंटैक्ट, न्यूक्लियस इंटैक्ट रहता है, मतलब इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती। अब आप और सरप्राइजिंगली इस रिएक्शन को देख सकते हैं। दिस इज जाइलिन, ऑर्थोजाइलिन, ये बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम, पोटाशियम परमैंगनेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। फाइन, यहाँ पे ये दोनों के दोनों जो साइड चेन्स है, न्यूक्लियस इंटैक्ट रहेगा, तो ये बन जाएंगे हमारे पास थैलिक एसिड। दिस इज थैलिक एसिड। तो बच्चों ये थैलिक एसिड बन गया। इसी तरह से अगर यहाँ पे, जैसे मैं इधर ही लेके बता रहा हूं, अगर ये हमारे पास ये जाइलिन है, पैराजाइलिन, ये पैराजाइलिन है, तो क्या बनेगा इधर, ये बन जाएगा टरथैलिक एसिड। याद रखनी चीजें, दिस इज टरथैलिक एसिड। तो रिएक्शन बड़ी सिंपल और स्पष्ट है। जितनी मर्जी लेंथ हो जाए इसकी, चाहे यहाँ पे 4 कार्बन 5 कार्बन, ये कोई बॉदर नहीं करना, आपने डायरेक्टली इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में लगा देना है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको? आगे देखिए, अगर हम फर्दर एक्शन करें मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो इसमें जो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है 1,1,1 ट्राई हैलाइड की। हमने वहां से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना। देखो ये आ गया हमारे पास क्लोरोफॉर्म, दिस इज क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म की जो रिएक्शन करनी है फर्दर, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने इसको लेके जाना है। तो ये हमारे पास जो रिएक्शन, आप इसको एल्कली से रिएक्ट करवा दीजिए, क्लोरोफॉर्म को एल्कली से रिएक्ट करवा दीजिए। क्लोरोफॉर्म को एल्कली से रिएक्ट करवाया, चाहे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए या इसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, वो डिपेंड नहीं करता, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको आपने किस तरह से लेना, देखो मैं आपको एक सिंपल सी रिएक्शन बताने लगा हूँ, सीधा, कोई ये मैकेनिज्म नहीं है, ये सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक है, ये सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ से ये निकल जाएगा 3 सोडियम क्लोराइड प्लस क्या आएगा CHOH थ्राइस। आप देखेंगे कभी भी एक कार्बन पे एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सल नहीं लगता, तो ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने के कारण इसमें से वाटर निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन गया फॉर्मिक एसिड, मतलब ये एसिड बन गया, ये एसिड बन गया।
क्लियर। इस तरह से आपने रिएक्शन करनी है। देखिए 111 ट्राइक्लोराइड मीथेन, तो ये रिएक्शन आपने करनी है। फर्दर अगर देखें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की एक और हमारे पास रिएक्शन है, वो है राइबोटाइमर रिएक्शन, आरटी रिएक्शन जिसे बोलते हैं, राइबोटाइमर रिएक्शन। राइबोटाइमर रिएक्शन है क्या, देखिए राइबोटाइमर रिएक्शन है क्या। अब देखिए यहाँ पे अगर हम फिनोल की रिएक्शन करवाएं CCl4 मतलब पायरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, टेम्परेचर होगा 340 केल्विन, तो आप इसमें जो आंसर देखेंगे वो आ जाएगा हमारे पास सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। तो ये सभी हैं जी मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इनकी ज़्यादा जो फोकस्ड क्वेश्चंस रहते हैं इस पार्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो रहते हैं जी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में अच्छे से पढ़नी है वो कौन कौन सी है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन सेट होते हैं वो या तो इनकी सॉल्युबिलिटी पे सेट होंगे, या तो इसकी सॉल्युबिलिटी पे, या सॉल्युबिलिटी पे, दूसरा इसका सेट होगा वो मेल्टिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट पे, और तीसरा इसका बॉइलिंग पॉइंट पे। तो इस तरह से आपने ये सारे तीनों के तीनों फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। सॉल्युबिलिटी आपको पता डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करती है, फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, फाइन, इसको अगर हम वाटर में ऐड करें, कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में ऐड करें, तो इन दोनों में बनेगी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने आपको पहले बताया हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन ये रहती है कि हाइड्रोजन की दोनों तरफ क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होने चाहिए। दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी, वरना नहीं बनेगी। एनीवेज यहाँ पे देखिए कैसे बॉन्ड बनेगी। देखो ये हमारे पास, अभी हम सॉल्युबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, ये ज़्यादा पोलर है एज कंपेयर टू फिनोल, फाइन। अब वाटर की बात करें तो वाटर हमारे पास कुछ इस तरह से रहता है। वाटर का ये नेगेटिव पार्ट, आप देखिए इस हाइड्रोजन के दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दूसरे कलर से शो कर देता हूँ। देखिए ये हमारे पास आ गई इनकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह से अगर हम वाटर का हाइड्रोजन इधर लगाएं तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या आएगा हमारे पास इस तरह से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑल्दो अगर हम बात करें इसकी बॉइलिंग पॉइंट की, तो वो भी कुछ अलग तरह से आता है। आपने देखा होगा सॉल्यूशन चैप्टर में डाइमर बन जाएगा इंट्रामोलिकुलर, कैसे बनेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। देखिए इंट्रामोलिकुलर डाइमर बनेगा कैसे, ये देखो ये है हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे पास दूसरा। इसी तरह से हम अगर कार्बोक्सिलिक एसिड देखें तो वो कुछ इस तरह से आएंगे, फाइन। ये आ गया इसका नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में बन जाएगा डाइमर। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया आपको, ये बन गया डाइमर। इट मीन्स जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाएगा और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाएगा। ये वाटर के साथ बनाएगा, ये अपने साथ ही बनाएगा, एक साइक्लिक डाइमर बनता है, साइक्लिक डाइमर। तो इस तरह से आपने देखना, जो बेंजोइक एसिड है वो कोल्ड वाटर में नहीं डिजॉल्व करता, बट जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो डिजॉल्व करना शुरू हो जाएगा। आपको पता है सॉल्युबिलिटी हो गई या बॉइलिंग पॉइंट हो गई, वो डिपेंड डायरेक्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे ही करता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट मेल्टिंग पॉइंट, इसके बारे में तो कई बार स्टूडेंट्स इतनी कंफ्यूजन में रहते हैं। कैसे मेल्टिंग पॉइंट, डायरेक्टली आप ऑसिलेटरी इफेक्ट से देखिए या अल्टरेशन इफेक्ट।
ऑल्ट्रेशन इफेक्ट या ऑसिलेटरी इफेक्ट। ये ऑसिलेटरी इफेक्ट, एक दोनों और डाले, होता क्या है, बड़ा सिंपल, ऑड और इवन नंबर्स ऑफ कार्बन्स। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 और 5, ये हमारे पास आ गया पेंटेनोइक एसिड, इवन 1 2 3 और 4। अब इन दोनों में से मेल्टिंग पॉइंट किसके ज़्यादा होगा? देखिए किस तरह से इनको देखना है। इनको आपने एक्सरे स्टडीज़ के अकॉर्डिंग अगर देखा, चलिए छोड़े एक्सरे स्टडी कहाँ करता रहेगा बच्चा, आपने ये मेरा एक ट्रिक याद रखना है, इनको आप जिग जैग पाथ में लगाइए, 1 2 3 4 और ये 5th COH, फाइन। इसको लगाइए 1 2 3 और ये COH। जब कभी ये एक साइड आ जाए, दोनों सेम साइड पे हैं बट ये दोनों क्या है, ये ऑपोजिट साइड में, तो इस केस में ये अच्छी तरह से फिट नहीं होगा, ये परफेक्टली फिट हो जाएंगे, परफेक्टली फिट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगी, लूजली फिट। तो इन दोनों में से जो परफेक्टली फिट है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो आपने याद रखना है इवन वालों का हमेशा जो है वो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा मोर होगा। ये मैंने आपको आइए सुपर ट्रिक बता दिया। जो कार्बोक्सिलिक एसिड मेल्टिंग पॉइंट उनका ज़्यादा होगा इवन नंबर के साथ। तो यहाँ तक ही आज हम वीडियो को बंद करते हैं। आगे आपने क्या करना है, इसकी जितने भी टॉपिक्स मैंने करवाया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर रिवाइज करना है लिख लिख के, और ये ऑसिलेटरी इफेक्ट को फोकस करना है। तो वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू, बाय।